हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग देख चुके हैं। दो वेक्टर का एडिशन का रिजल्ट क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सब कुछ जान चुके हैं ना। एक ऐसे वेक्टर, अगर मान लो दो वेक्टर दिया हुआ है a प्लस बी, तो एडिशन कर लिए और उसका रिजल्टेंट निकाल लिए और r का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए, फॉर्मूला भी देख लिए, बढ़िया से देख लिए ना। अब चलते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या कहता है, उस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपका अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और बिना डेटा और टाइम को बर्बाद किए हुए सीधे चलते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। टू वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। क्लियर है। इसमें कहा क्या गया, इसको समझते हैं कि सब्ट्रैक्शन, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कहने का मतलब क्या होता है। अभी तक हम यही देख रहे थे कि जब सिंपल मैथमेटिक्स में हम जाते हैं और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो 5 - 3 कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा। क्या है, इसमें कहा गया कि अगर मान लो कोई वेक्टर ए है और माइनस वेक्टर बी भी है और कोई आर मैग्नीट्यूड आया, ठीक है, कोई रिजल्टेंट आएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर कोई वेक्टर आर आया, मान ले रहे हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास दो वेक्टर आ रहा है, अब देखो तो ध्यान से समझना है यहाँ पे क्या कि ये जो वेक्टर आया रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट किसका है, ये वेक्टर और ये वेक्टर का, और इसको क्या कहें, सब्ट्रैक्शन ऑफ बी फ्रॉम वेक्टर ए। अब ये एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको ये R1 ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो समझ लेते हैं। देखो इसमें होता क्या है, जैसे मान लिए यहाँ पे, यहाँ से समझ रहे हैं कि ये मेरे पास है कि इफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग रिजल्टेंट रिजल्टेंट ऑफ एडिशन आर है। तो मान ले रहे हैं यहाँ पे कोई वेक्टर ले लिए, वेक्टर ए, ये ले रहे हैं वेक्टर ए, ये ले लिए वेक्टर बी। ठीक है, ये अब ये दोनों बीच का एंगल कितना है, ये थीटा। ठीक है, प्रीवियस केस में भी ले चुके हैं। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका बच्चा पार्टी, क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ये हो जाएगा आर, और आर बराबर क्या लिखें, ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, क्लियर है। ये तो हम पहले एडिशन ऑफ वेक्टर में बता चुके हैं कि टू वेक्टर्स, ये वाला एडिशन ऑफ वेक्टर में ये बताया ना। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे हमने कहा कि इफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग रिजल्टेंट ऑफ एडिशन आर, हैविंग ऑफ एडिशन, एडिशन का रिजल्टेंट क्या है, कोई आर है, ले लिए। अब यहाँ के बात से समझिएगा, ये जो आपके पास आया, अब हम बोले हैं इसमें कि माइनस वेक्टर भी, अब यहाँ पे कह रहे हैं वेन ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड बी विल बी, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस वेक्टर बी, और ये कोई R1 ले लेते हैं जिसके बराबर हो ए माइनस वेक्टर बी, तो लग रहा है कि ए प्लस माइनस वेक्टर बी बोले हम इक्वल टू R1। अब ये लग रहा है यहाँ पे माइनस बी कहने का मतलब हो गया, ये जो वेक्टर था, ये वेक्टर, इस वेक्टर का निगेटिव डायरेक्शन ले ले तो ये जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। ये जितना बड़ा आया है उतना ही बड़ा ये होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। ठीक,
लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई, ध्यान रखना है, किसी भी वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हो आप माइनस वन से, तो उसका डायरेक्शन 180 डिग्री से बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है, यानी कि जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है। और इसको इस तरह से भी सीख सकते हैं, अगर यहाँ पे 5 है और इसको माइनस से गुना कर दे -1 से, तो -5 इसका जस्ट अपोजिट हो गया कि नहीं। लग रहा है कि इसका मिरर इमेज अगर मिरर रख दे तो इधर बनेगा। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है आपको कि निगेटिव जो बोला जा रहा है तो वो कहने इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखो तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए को आर डैश ले लिए, ये निकल के आया, तो ए माइनस वेक्टर बी बराबर आर डैश ले लेते हैं ये। अब हमारे पास रिजल्टेंट देखो तो कौन सा हो जाएगा, ये एक सेंस में है तो यहाँ से ये रिजल्टेंट हो जाएगा अपोजिट सेंस में, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आर डैश। ठीक है, क्लियर है। अब रही बात कि आर डैश जो आपने निकाला, ये तो वेक्टर ए का डायरेक्शन था, आर डैश निकाला तो आर डैश का यहाँ पे आर का मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया है। क्या निकाला था फॉर्मूला, वो आपको पहले आपका पिछले पिछले वाला वीडियोस में देख लीजिएगा। पिछले जो वीडियो अपलोड किया गया है उसमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का दे दिया गया है, बता दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा वहां पे। अभी हमारे पास आर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कितना है मेरे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और 2ab के बाद क्या है, कॉस थीटा। ये है हमारा कहा गया आर डैश का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर डैश का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये। तो हम उसी फॉर्मूला का यूज करते हैं जो ये फॉर्मूला बनाया गया है, दिया गया, और ये तो यूनिवर्सल था, वो हर एक के लिए अब एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2ab cos थीटा, यानी कि इसमें सब कुछ तो सेम है, थीटा सिर्फ क्या है। अब यहां से हम कंसीडर करें ये ही एंगल है ना मेरा थीटा, ये वाला, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये अगर 9 ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 180 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, वैल्यू बिल्कुल, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, अब जब मेरे पास एंगल हो जाएगा तो आर डैश का जो फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूले पे अगर पुट करें तो क्या निकल के आया, आपको पता है कि ए का मैग्नीट्यूड तो ए होता ही है, माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी बी होगा। ठीक है, और दोनों के बीच का थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस, पुट करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब बताओ आप, ये आया 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो तो ये जो आया कि 180 डिग्री माइनस थीटा, ये किसका आया है, आर डैश का, R1 का मैग्नीट्यूड आया, जो ये रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि 2ab कॉस थीटा आ गया। यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या आया, तो मेरे पास क्या आया था, ये आया था इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आया था, ये था, जबकि इसका मैग्नीट्यूड कौन सा है, R1 का, ये है ना। अब देखो तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड है, अब यदि मैग्नीट्यूड को बराबर कर दें, अगर ये और ये मैग्नीट्यूड कहें बराबर है, तो उस कंडीशन में देखते हैं होता क्या है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये निकल गया रिजल्टेंट। अगर हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखें तो हम लिख रहे हैं कि डायरेक्शन आर डैश,
वेक्टर आर डैश, अगर आर डैश ले लेते हैं सिर्फ, तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे अगर ये वाला एंगल, ये एंगल निकल रहा था अल्फा ना, ये क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा अल्फा डैश, ले लेते हैं कोई अल्फा डैश ले लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ आर डैश विथ ए वेक्टर, विथ वेक्टर ए इज अल्फा डैश, तो tan अल्फा डैश, तो tan अल्फा बराबर डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला निकला था, याद है, याद है, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा निकला था। अब बताओ कि थीटा के जगह पे क्या लिखना है, तो बी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बटा में ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो तो आप कि 180 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं, तो ये ऊपर वाला क्या होता है, ऑल साइन, आप पढ़े होंगे कि इसमें ऑल साइन टैन कॉस, इसमें जब जाते हैं इस क्वाड्रेंट में तो साइन का वैल्यू ज्यों का त्यों रह जाता है, जबकि कॉस के वैल्यू में माइनस साइन लग जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा, ठीक है, बटा में ए माइनस बी कॉस थीटा, ये क्या आ गया, tan अल्फा डैश, ये आ गया। क्लियर है। तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन आया सब्सट्रैक्शन के केस में, किस केस में आया, ये सब्सट्रैक्शन के केस में आया है। बात को समझ में आ रही बात। तो ये पूरा का पूरा कहानी जो था आपका क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं, इसके दोनों के मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाए तो क्या होता है, देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा कहा प्रश्न है कि अगर r और r डैश बराबर हो जाए तो वो किस केस में बराबर होगा, और बराबर होने में ऐसा क्या क्या होने वाला है। ठीक, r और r डैश बराबर होने के लिए क्या क्या होने वाला है, तो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं r डैश इक्वल टू r, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर, ये r का वैल्यू हो गया, और r डैश का लिखें, ये तो गया, ये आया 0, तो cos थीटा इक्वल टू 0, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये कि हमारे पास अगर इस तरह से रहे, इस तरह से रहे, ये अगर ये b रहे और ये माइनस बी रहे और ये वेक्टर a रहे, तो ये लेंथ जो और ये लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं, बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, ये इक्वल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला गुना गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला ये साइड अगर इक्वल है, बीच से डालते हैं दोनों भाग को, ये मिड पॉइंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में, उसी कंडीशन में ये लेंथ बराबर है, ये हाइपोटेनस का काम करेगा, ये आपके पास 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब उस केस में देखिए तो ये अगर 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, तो a प्लस बी, ये लाइन 90 डिग्री है, देखिए ध्यान से समझना है, यहाँ पे वेक्टर a वेक्टर b का रिजल्टेंट ये हो गया r, और वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्या हो गया r डैश। अब r r डैश का मैग्नीट्यूड क्या है आपस में, बराबर, ये कब बराबर होगा, तो दोनों वेक्टर के लिए के बीच का जो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, अब रही बात कि ये तो पोस्टक हो गया, अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, ये भी cos थीटा है ना, हटाते हैं इसको, देखो अब हमारे पास सेकेंड केस क्या हो सकता है, ये तो फर्स्ट केस है 90 डिग्री। हम पढ़े हैं कि अगर हमारे पास दिया हुआ हो x इंटू वाई बराबर 0,
तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, या तो x 0 होगा या y 0 होगा, यही पॉसिबिलिटी है ना। या तो x को 0 करोगे या तो y को 0 करोगे। तो एक बार x को 0 करें, जैसे कि हमने कहा था 4ab cos थीटा बराबर 0, तो या तो cos थीटा बराबर 0 ले लिए, या 4ab बराबर 0 करो आप। जब 4ab बराबर 0 करोगे तो 4 तो कभी 0 के बराबर होगा नहीं, तो क्या कहानी हो सकता है, a 0 के बराबर हो तब हो सकता है। तब ये 0 होगा, उस कंडीशन में हमारे पास a 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0 होने का कंडीशन में क्या हो जाएगा, a 0 होने की कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो a प्लस वेक्टर b इक्वल टू r था और a माइनस वेक्टर b इक्वल टू r डैश था। हाँ, अब देखो तो अगर ये 0 हो जाता है तो r r डैश का डायरेक्शन एक दूसरे का क्या है, ये r का डायरेक्शन r डैश के डायरेक्शन में हो जाएगा और r डैश का डायरेक्शन भी इधर की ओर हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे हम कहे उसको समझ लेते हैं, इसको इस चीज को बढ़िया से समझते हैं, क्या यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है छिपा हुआ नल वेक्टर का। ठीक है, नल वेक्टर का कैसे कॉन्सेप्ट है जो भी बता देते हैं। ठीक है, हम कहे यहाँ पे कि a इक्वल टू 0 अगर ले लेते हैं, तो a इक्वल टू जिसी 0 गए यानी कि ये नल वेक्टर हो जाए, क्या हो जाए, a नल वेक्टर हो जाए। तो नल वेक्टर हो जाएगा उस कंडीशन में b और r दोनों एक ही हो जाएगा, है ही नहीं। मतलब ये कि यहाँ पे अगर ये वेक्टर ले रहे हैं, वेक्टर a, और ये ले रहे हैं हम वेक्टर b, अब ये है मेरा वेक्टर r, अगर ये 0 हो जाए, मतलब कि ये 0 होने का मतलब क्या हुआ ये उसको समझते हैं। अभी रिजल्टेंट ये है, ये छोटा और छोटा हुआ तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, और छोटा हुआ तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, और छोटा हुआ तो ये रिजल्टेंट, ये छोटा होते जा रहा है, जैसे अभी यहाँ तक रहा ये रिजल्टेंट हुआ, अब थोड़ा और छोटा हुआ तो ये रिजल्टेंट हुआ, और छोटा हुआ तो ये रिजल्टेंट हुआ, अब एकदम छोटा हो गया, खत्म हो गया, तो आर और बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से जब हम a माइनस बी में लेते हैं यहाँ पे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यानी माइनस बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आर डैश का डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ये जो आया रिजल्ट वो क्या बताया, बताया कि रिजल्टेंट यानी कि वेन a इज नल वेक्टर। ठीक, लेकिन जब b जनरल वेक्टर हो, b का मैग्नीट्यूड 0 हो और b बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो देखो तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर a बराबर क्या था, r था ना। अब इसी पे पहले लगाते हैं, तो जब से b 0 होगा, b 0 होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर a का कॉन्सेप्ट में है b 0 होगा तो क्या आएगा, वेक्टर a बराबर किसके हो जाएगा, r के, होगा कि नहीं होगा, है वेन a इज नल वेक्टर। अब लिख रहे हैं वेन b इज नल वेक्टर, वेन ए इज नल वेक्टर यहां लिख देते हैं, वेन ए इज नल वेक्टर। अब वेन बी इज नल वेक्टर, तो बी 0 तो ये 0, ये 0 तो यहाँ पे ये आर हो गया। ठीक, सिमिलरली इन ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू आर डैश r1। अब यहाँ पे ये 0 जैसे ही होगा तो वेक्टर ए किसके बराबर होगा, आर के, होगा कि नहीं होगा, दिख रहा है, हो रहा है ना। अब इन दोनों का ये और ये इन दोनों का मतलब क्या हुआ इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे ये है वेक्टर वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ठीक है, और ये रिजल्टेंट हो गया आर। ठीक, ये वेक्टर है, यहाँ पे ले लेते हैं वेक्टर माइनस बी, और ये है आर डैश वेक्टर है। क्लियर है, ये है मेरे पास।
अब यहां से हम देखें, जैसे वेक्टर बी छोटा हुआ तो छोटा हुआ मतलब यहां आ गया, तो यहां आ गया तो ये रिजल्टेंट हो गया। यहाँ छोटा हुआ तो ये भी छोटा, इधर भी हो जाएगा छोटा, तो यहाँ रिजल्टेंट हो गया। अब इस प्रीवियस वाले को हम इसको मिटा देते हैं, नया रिजल्टेंट तो यही बना है मेरे पास, ये हो गया। अब फिर छोटा हुआ थोड़ा सा तो फिर यहाँ आ गया, अब ये मिट गया मेरा, यहाँ पे ये आ गया, तो इधर इधर भी उसी तरह सिमेट्री से ये आ गया मेरा रिजल्टेंट। अब थोड़ा और छोटा हुआ यहाँ पे आ गया, तो उस कंडीशन में ये रिजल्टेंट हो गया मेरा। अब यहाँ पे छोटा हुआ तो उस कंडीशन में ये रिजल्टेंट हो गया मेरा, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, ये हो गया रिजल्टेंट। हम और छोटा कर दिए, यहाँ पे ले आए, तो उस कंडीशन में ये जो वेक्टर है वो यहाँ पे आ जाएगा, और छोटा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा, और ये इधर की ओर माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, रिजल्टेंट ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब देखो तो लग रहा है कि आर और आर डैश दोनों कॉन्साइड कर रहा है, एक नहीं लग रहा है यहाँ पे, दोनों बी के खत्म होने पे दोनों आर और आर डैश दोनों, मतलब कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आर वेक्टर बराबर आर डैश वेक्टर हो ओनली when वेक्टर बी इज नल वेक्टर। मतलब क्या हो गया, आर बराबर ए माइनस ए प्लस वेक्टर बी, और आर वन बराबर क्या था, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ए प्लस वेक्टर बी बराबर ए माइनस वेक्टर बी। अगर इस तरफ लेकर तो ये तो कट गया, तो ये कितना आ गया, टू बी वेक्टर बराबर जीरो, तो टू का भी तो जीरो होगा रे, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। ये समझ में आया। तो यहाँ पे हम दो कहें, यानी कि यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में एक और हमको चीज मिला, क्या, नल वेक्टर का कॉन्सेप्ट मिला। और नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर के बारे में बताया गया जिसमें कि कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होता है, मैग्नीट्यूड उसका जीरो होता है, और स्पेसिफिक डायरेक्शन जो होता है अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास कहलाया नल वेक्टर। अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब्सट्रैक्शन वेक्टर का देख लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम था, आप बनाए होंगे। अब चलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। हमने सब्सट्रैक्शन देख लिया, हमने एडिशन देख लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिए, डायरेक्शन निकाल लिए रिजल्टेंट का, नल वेक्टर का एक नया कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद चलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। अगला हमारे पास टॉपिक क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसमें रिजोल्यूशन करने का मतलब कि हम जब रिजॉल्व करते हैं, हम जब तोड़ते हैं किसी वेक्टर को, अगर कोई वेक्टर किसी प्लेन में हो, जैसे मान लो यहाँ पे हम ले रहे हैं, एक वेक्टर ले रहे हैं, यहाँ पे ये वेक्टर है ओ ए, एज ए पोजिशनल वेक्टर है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसका अगर हम कोऑर्डिनेट ले तो कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा, एक्स और वाई होगा कोऑर्डिनेट, यही होगा, जाहिर सी बात है। अब आपसे पूछे कि ये एंगल अगर थीटा बना रहा है, ओ ए का जो मैग्नीट्यूड है, ओ ए का मैग्नीट्यूड, तो हम लिख रहे हैं कि लेट ओ ए इज ए पोजिशनल vector having magnitude a, मैग्नीट्यूड कितना है a, तो ओ ए इज इक्वल टू हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड के रूप में a, और ओ ए में भी रिप्रेजेंट करता है वेक्टर a को। ठीक है, एक कोई वेक्टर a को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका ये एंगल कितना बना रहा है, कह रहे हैं a, ओ ए inclined with angle of theta
विथ एक्स एक्सिस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन व्हाट एक्स एक्सिस है, ठीक है, थीटा है। अब बताओ कि इस पे हम अगर प्रोजेक्शन डालें, प्रोजेक्शन कहने का मतलब क्या होता है जो समझ लो आप। हम किसी भी प्रोजेक्शन क्या होता है उसको बढ़िया से समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोजेक्शन होता क्या है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक स्क्रीन लगा है और यहाँ पे बोले कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक आदमी है, ये आदमी है, ठीक है। अब इसका हमको इस पे इमेज लेना है, तो अगर हम लाइट को थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, मान लो कि ऐसे कर देंगे, तो इसका इमेज तो बहुत बड़ा आ जाएगा ना। हमको इसका प्रॉपर इस पे प्रोजेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट पे और इस सरफेस पे, यानी कि इस प्लेन पे, जिस प्लेन पे आप ले रहे हैं प्रोजेक्शन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइट डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, रियल प्रोजेक्शन के लिए। तो इस पे हम प्रोजेक्शन ले ऐसे इस तरह से लेंगे, लाइट डालेंगे। अब इसका यहाँ पे क्या होगा, एक रियल, यहाँ पे जो इमेज बनेगा, यहाँ पे जो इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, वो रियल जैसा है वैसा ही इमेज बनेगा। लेकिन अगर लाइट को थोड़ा नीचे कर दे तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लाइट को थोड़ा इधर कर दे तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, पहले जैसा ओरिजिनल इमेज साइज नहीं बनेगा, साइज अलग हो जाएगा। क्लियर है। तो एक्चुअल में इसका शैडो लेने के लिए, इसका शैडो लेने के लिए हमको इस पे, यानी कि इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर लाइट डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा। इसीलिए प्रोजेक्टर, आपके स्कूल में अगर प्रोजेक्टर लगा हुआ है तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रोजेक्टर और स्क्रीन, ये प्रोजेक्टर है और ये स्क्रीन है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। ऐसा नहीं है कि ऐसे तिरछा और ऐसे तिरछा करके हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा, इमेज सही नहीं आएगा, आदमी का साइज बड़ा दिखेगा या छोटा। ऐसे कर देगा तो आदमी का साइज छोटा दिखेगा, ऐसे रहेगा तो आदमी का साइज जो है सेम रहेगा, ठीक है। स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन होता है, तो हम यहाँ पे प्रोजेक्शन लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन अगर ले यहाँ पे, ध्यान से समझना है यहाँ पे भाई साहब, प्रोजेक्शन ले यहाँ पे ओ ए का, किस एक्सिस पे, एक्सिस एक्स पे। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे, लिख रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, शैडो, यहां से अगर लाइट डाले तो इसका शैडो यहीं तक बनेगा ना, यही शैडो का लंबाई होगा ना, होगा। हम इसको बी मान लेते हैं, ओ ए, ये बी ए था, ये बी ले लिए, ओ बी। अब इसकी लंबाई कितनी होगी, ओ बी की लंबाई कितनी होगी, तो प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन एक्स एक्सिस दैट इज, लिख ले ओ बी। तो ओ बी किसके बराबर होगा, ओ बी बराबर, तो इस ट्रायंगल में अगर देखो आप, इस ट्रायंगल में हमारे पास ये दिया हुआ है, इसकी लंबाई दिया हुआ है, इसकी लंबाई नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ पे कौन सा लें, कॉस थीटा या साइन थीटा, कॉस थीटा लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, इन ट्रायंगल ओ बी ए, कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस ओ ए, ठीक। हमारे पास ओ बी, बेस कितना है, ओ ए की लंबाई कितनी है, ओ ए की लंबाई ए के बराबर है, यहाँ पे ले लेते हैं ए, तो ओ ए का मैग्नीट्यूड ए है, ठीक। और वो किसके बराबर है, किसी ए के, नोट हटा दिए, क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे हम लिख दें ए, तो ओ बी बराबर यहाँ से क्या निकल के आया, ए कॉस थीटा, आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे ओ बी इक्वल टू क्या लिखे हैं, यहाँ पे ओ बी इक्वल टू, ओ बी का मैग्नीट्यूड अगर लें तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ओ बी का लेंथ लेते हैं, अभी डायरेक्शन के लिए नहीं सोचते, ओ बी का लेंथ कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा होगा ना, ये लेंथ ओ बी, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन एक्स एक्सिस क्या आया, ओ बी कॉस थीटा। याद रखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस कितना आया, ओ ए कॉस थीटा। क्लियर है। इन वेक्टर फॉर्म ओ ए आया, इस ओ ए को लिख सकते हैं, ओ बी जो है, ओ बी, ओ बी हम लिख सकते हैं इसको, ओ बी क्या है, किसका प्रोजेक्शन है, ओ ए का, किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, है ना।
तो हम ओ बी अगर एक्स एक्सिस पे ले लें और इसको वेक्टर के रूप में दिखाएं तो हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा आई, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दे दिए, लेंथ था अब इसको डायरेक्शन में दे दिए। अब ये हमारे पास ओ बी एक्स क्या निकल गया, ए कॉस थीटा आई। ठीक है, क्लियर है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखने के लिए लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हमारा हमको क्या दिखा, हमको ये दिखा कि ओ बी यानी कि ए कॉस थीटा आई, ए कॉस थीटा आई जो निकला ये एक वेक्टर के फॉर्म में आ गया और जो कि प्रोजेक्शन है किसका, ओ ए का ऑन एक्स एक्सिस। अब इसको इस रूप में लिख सकते हैं ए एक्स, यानी कि ये क्या दे रहा है, एक्स क्या दे रहा है, वेक्टर ए का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है और वो कितना है, ए कॉस थीटा आई। क्लियर है, समझ में आया, जो कि ओ बी एक्स के रूप में कर रहा है, या ओ बी लिख देंगे वो भी चलेगा, क्या कि ओ बी एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सेम वे में अगर हम प्रोजेक्शन यहां से डालें, यहां से, ठीक है, प्रोजेक्शन लेते हैं, लाइट डालें, ठीक, यहां से प्रोजेक्शन डालते हैं तो शैडो कहां तक बनेगा, शैडो यहीं तक बनेगा ना, यहां से यहां तक, यही ना शैडो बनेगा, ये वाला बनेगा, बिल्कुल। इसका नाम रख लेते हैं सी, ठीक, सी रख लेते हैं। अब यहां पे जो हम यहां से लिखे थे, ठीक है, अब यहां से हम लिख रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस दैट इज ओ सी। तो ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सिमिलरली इसी ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा लेते हैं इसी ट्रायंगल में, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, पी किसको है, ए बी, ए बी साइन थीटा बाई एच हाइपोटेनस ए, तो ए बी बराबर क्या निकल के आया, ए साइन थीटा। अब बताओ ए बी और ओ सी दोनों बराबर है, तो यहां से हम लिखे ए सी, क्या लिखे हम, ओ सी इजकल टू क्या लिखे हम, ओ सी बराबर ए साइन थीटा होगा। ठीक, अब ये किसका दे रहा है, ये दे रहा है प्रोजेक्शन है, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस। अब ये देखिए आप, हमारे पास क्या निकल गया, इसका देखो ध्यान से हम रखना, यानी कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा कोई वेक्टर तो उस पे हमेशा क्या लेना है, कॉस थीटा लेना है, और उसके अपोजिट 90 डिग्री वाले पे क्या लेना है, साइन थीटा लेना है। यहां से एक चीज तो निकल के आ गया, यानी कि जिसके साथ एंगल बना रहा है उस पे हमेशा कॉस थीटा लेना है। ठीक है, तो सेम चीज को यहां पे देखते हैं। अब यहाँ पे ये इसको ले लिए, इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखे, इन वेक्टर फॉर्म ओसी को वेक्टर के रूप में लिखे, तो यहाँ पे डायरेक्शन दे दें, ये साइन थीटा क्या लिखे हम, जे, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वाई को। ठीक, एक्स और वाई के रूप में था तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट का था, हम ए वाई के रूप में ले लिए। क्लियर है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो तो यहां पे पहुंच गए। अब हमारे पास दो वेक्टर मिल गया, एक वेक्टर मिल गया है मेरे पास ये वाली, ये मिला है हमको, कौन सा, ए ए एक्स मिला है, और दूसरा क्या मिल गया, ए वाई, दो वेक्टर, और दोनों के बीच से जाने वाला ये क्या निकल गया, रिजल्टेंट आर, लग रहा है रिजल्टेंट के रूप में है, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो था उसमें हम लोग बड़े बढ़िया से पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे कि दो
वेक्टर अगर हो और एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड के रूप में हो और दोनों कन्वर्जिंग मैनर में हो या फिर डाइवर्जिंग मैनर में हो, तो दोनों के बीच से जाने वाला डायगोनल जो होता है, क्या, दोनों के बीच से जाने वाला डायगोनल जो होता है वो रिजल्टेंट होता है, वो भी सेम मैनर में होता है। ये वाला बताया गया था। देखिए आप, दो वेक्टर अगर हो और दोनों डाइवर्जिंग हो तो दोनों के बीच से जाने वाला डायगोनल ये रिजल्टेंट होगा, या दोनों कन्वर्जिंग मैनर में हो तो ये दोनों के बीच से जाने वाला डायगोनल रिजल्टेंट होगा। तो यहां पे भी लग रहा है कि ओ बी और ओ सी एक डायगोनल, एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड है, तो दोनों के बीच से जाने वाला ये डायगोनल के रूप में काम कर रहा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम ग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो तो हम लिख सकते हैं ओ बी प्लस ओ सी बराबर वेक्टर ए, ये जो रिजल्टेंट के रूप में है, जो कि ओ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम सिर्फ इतना को, इसको ओ ए को नहीं लेकर के हम इसी को कंसीडर करके चलते हैं, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ए का वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या निकल के आया, वेक्टर ए का, तो ए किसके किसके बराबर है, लग रहा है कि ओ सी, ओ ए किसके बराबर था, ओ बी किसके बराबर था, ए कॉस थीटा आई, और ओ सी किसके बराबर है, ए साइन थीटा जे। लग रहा है कि दो वेक्टर मिल गया, यानी एक का रिजॉल्व किए रिजोल्यूशन में, एक को अगर तोड़े तो हमारे पास दो वेक्टर मिला। ए को अगर तोड़े तो एक्स एक्सिस पे एक वेक्टर के रूप में मिला और वाई एक्सिस के वेक्टर के रूप में मिला, दो वेक्टर के में। अब चूंकि इसी में से टूट कर ये दोनों बना है तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के मिलने से इसका निर्माण होना चाहिए, तो वो भी हो चुका। देख लिए ए बराबर वेक्टर ए कॉस थीटा आई और ए साइन थीटा जे, यानी कि इन्हीं दोनों के मिलने से ये बना है, ये भी प्रूफ हो गया ना, ये भी प्रूफ हो गया कि ये दोनों के मिलने से बना है। अब चूंकि ये दोनों के मिले बना है तो मैग्नीट्यूड क्या सेम होगा, वो भी देख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड कर लेते हैं, अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये निकालते हैं। तो फॉर्मूला यही ना है, ए कॉस थीटा, तो मैग्नीट्यूड तो यही है, ये तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड तो यही है, ये तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या लिखे, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख लेते हैं, प्लस 2 ए कॉस थीटा इंटू ए साइन थीटा इंटू इंटू कॉस। अब दोनों वेक्टर के बीच में ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा इधर की ओर और ए साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है मेरे पास, ये 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे कॉस के जगह कॉस कितना दिखे, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। जब 0 हो जाएगा वैल्यू तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। जब ये पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे थोड़ा सा और, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से आगे कर लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर। अब बताओ ये पूरा ये क्या हो गया 1, तो ये क्या बच गया, ए बच गया, तो लग रहा है ए का मैग्नीट्यूड ए के बराबर आ गया। तो ये हमारा क्या हुआ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर को रिजोल्व करेंगे हम अगर दो कंपोनेंट में करते हैं तो वो कंपोनेंट जिस कंपोनेंट पे ये टूटा है रिकंबाइन पर करने पर वही वेक्टर आ जाता है। तो इस पूरे कथा कहानी में यही था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे देते हैं उसकी बात कर लेते हैं, हटाते हैं इसको। देखो इस पे क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, क्वेश्चन इजी रहता है, थोड़ा बहुत
मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेगा बुक में। देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा कि मान लो कि एक वेक्टर है इस तरह से, ये 5 यूनिट 30 डिग्री, ये 5 यूनिट हो गया, ठीक है। ये इधर की ओर बोल दिया 10 यूनिट, और ये बना दिया 3 यूनिट 30 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछेगा कि रिजल्टेंट बताइए, ये वेक्टर ओ ए बी सी, आपसे पूछेगा कि रिजल्टेंट बताइए। तो इस कंडीशन में रिजल्टेंट निकालना का तरीका क्या है, हम प्रोजेक्शन ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 वेक्टर है, हम डायरेक्ट रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो हम क्या किए, इसका प्रोजेक्शन लिए, तो इसका प्रोजेक्शन हमारे पास 5 ये है, तो यहाँ पे आया, ये आया, इस पे किधर की ओर आया, तो 5 cos 30 डिग्री, ये इधर की ओर है, तो इधर एक्स एक्सिस है, अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्स डैश है, तो इस तरह की ओर क्या हो जाएगा, माइनस आई, और इधर की ओर यह जाएगा, कितना जाएगा, इसका प्रोजेक्शन, इस वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन ले रहे हैं इस पे, किस पे लिए, इस पे, इस एक्सिस पे, ध्यान से समझिएगा, इस एक्सिस पे पढ़ेंगे तो इसके साथ जो भी एंगल बनेगा उसको ले लेंगे, तो 5 cos 30 डिग्री, और इस पे कितना हो जाएगा 5 sin 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा माइनस जे। दो प्रोजेक्शन निकल गया, यानी कि ये वेक्टर दो भाग में बट गया। ये उसी तरह से ये तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो 10 आई ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ये वाला जो वेक्टर है, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या जाएगा, तो हमारे पास क्या निकलेगा ओसी, तो ओसी का एक प्रोजेक्शन ले इस पे एक्स एक्सिस पे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास ओसी का 3 cos 30 डिग्री आई, और एक प्रोजेक्शन किस पे होगा, इस पे होगा, इस पे कितना होगा 3 sin 30 डिग्री जे। अब जितना आई वाला है उसको एक जगह और जितना जे वाला है उसको एक जगह करके रिजल्टेंट निकालने हैं, तो रिजल्टेंट बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, ठीक, आई कौन कौन है 5 cos 30 डिग्री माइनस आई, फिर कितना है प्लस 10 आई, प्लस फिर कितना है और आई है, एक आई दो आई, और तो कहीं नहीं है, cos 30 डिग्री आई है, एक और है, फिर है 3 cos 30 डिग्री आई, ये हो गया टोटल आई वाला। फिर जे वाला ले लेते हैं, जे ये कितना है, तो 5 sin 30 डिग्री माइनस जे, प्लस इसका जे ऊपर की ओर है 3 sin 30 डिग्री जे, और जे तो है ही नहीं, जे तो है ही नहीं, बस इतना ही है। अब इसका रिजल्टेंट निकाल लो, तो कितना sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू हमको पता है कितना होता है cos 30 डिग्री, तो याद रखिएगा √3/2, ठीक है, तो 5 √3/2 माइनस, ठीक, प्लस 10 प्लस यहाँ पे 3 √3/2, और इस सब में से अगर आई कॉमन निकाल ले तो ये आ गया आई, ठीक है, प्लस जे के लिए ले लेते हैं, जे के लिए sin 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/2 होता है, तो क्या लिखेंगे 5/2 माइनस जे, तो जे माइनस प्लस यहाँ पे ले लेते हैं sin 30 डिग्री, तो 3/2 जे, अब ये जे कॉमन निकाल लिए, इसमें अंदर में माइनस रह गया, ये प्लस रह गया, तो कितना हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 2, तो 2 1 आ जाएगा, और इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा और इसका भी कर लीजिएगा, ये खुद से मेरा दिया हुआ क्वेश्चन है तो थोड़ा अटपटा आ रहा है, लेकिन इसी ढंग से क्वेश्चन बनेगा। तो टोटल क्वेश्चन का प्रोजेक्शन लेकर के इसी ढंग से हम लोग बनाते हैं।
बनाएंगे आगे भी। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पहले थ्योरी हम लोग खत्म कर रहे हैं, ये थ्योरी कैसे कैसे खत्म करना है, कैसे कैसे, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका सुझाव मेरे लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू, धन्यवाद।